ड्वेन द रॉक जॉनसन का ब्लैक एडम हमें फाइनली DCEU के अंदर दिखने वाला है। लेकिन ये मूवी हमें उसके साथ साथ जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका से भी इंट्रोड्यूस करेगी, जो बेसिकली DCEU की डिफेंडिंग सुपर हीरो टीम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी ही टीम तो जस्टिस लीग भी है, जो ऑलरेडी DCEU के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर ये टीम कहाँ से आई? वेल, इस टीम की भी DC के अंदर एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है और अपने आप में ये टीम भी खुद में एक बहुत सिग्निफिकेंस रखती है। लेकिन कौन है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका? क्यों और कैसे ये जस्टिस लीग के साथ एक ही यूनिवर्स के अंदर है? और ये कितने डिफरेंट हैं जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका से? और क्या है इनका लेना देना ब्लैक एडम से? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा लगता होगा कि DC की जस्टिस लीग की टीम दुनिया की सबसे पुरानी सुपर हीरो टीम है, लेकिन ये सच नहीं है। और एक्चुअली इसका रिकॉर्ड जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के पास है, जहाँ पर ये एक्चुअली तब एग्जिस्टेंस में आई थी जब DC कॉमिक्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। और इस चीज को शुरू किया था ऑल अमेरिकन पब्लिकेशंस ने अपने ऑल स्टार कॉमिक्स के इशू नंबर 3 से, जो एक्चुअली जस्टिस लीग के फॉर्म होने से 20 साल पहले यानी 1940 में रिलीज हुई थी। और यही बेसिकली अर्लीस्ट सुपर हीरो कॉमिक बुक टीम अप साबित हुई है। और एक फुल फ्लैश्ड कॉमिक बुक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था, जिस पर अब मॉडर्न सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बन रही हैं। इस टीम के अंदर कई अलग अलग प्रकार के सुपर हीरोज थे, जैसे कि डॉक्टर फेट, आवरमैन, स्पेक्टर, द सैंडमैन, एटम, फ्लैश, हॉकमैन और ग्रीन लैंटर्न। लेकिन 1945 में ऑल स्टार पब्लिकेशन के नेशनल पब्लिकेशंस, जो बेसिकली DC कॉमिक्स का पुराना नाम था, उससे जुड़ने के बाद कई पुराने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कैरेक्टर्स को एक नया अपग्रेड और रीबूट दिया गया, जिनमें उनके लुक्स, पावर्स और ओरिजिन को भी बदला गया। एग्जाम्पल के रूप में पुराना जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के जे गैरिक का फ्लैश हैवी वाटर वेपर्स को इनहेल करके अपनी सुपर स्पीड की पावर्स को एक्वायर करता था, लेकिन वहीं पर नए बैरी एलन के फ्लैश को लाइटनिंग स्ट्राइक से अपने पावर्स को एक्वायर करते हुए दिखाया गया। वहीं पर बात करें एलन स्कॉट के ग्रीन लैंटर्न की, तो उसका लुक इंटायरली डिफरेंट था, जहां पर उसके पास एक मैजिकल रिंग थी जो विल पावर को हार्नेस करके चीजों को बनाती नहीं थी, बल्कि चीजों पर अलग इम्पैक्ट डालकर उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करती थी। लेकिन इनके अलावा बाकी के दूसरे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर्स को धीरे धीरे करके नेशनल कॉमिक्स भुलाने लगी। और 1960 से नेशनल कॉमिक्स के द ब्रेव एंड द बोल्ड के इशू नंबर 28 से ऑफिशियली जस्टिस लीग की शुरुआत हुई। और यहाँ पर इसका हिस्सा ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश भी थे। अब यहाँ पर यही चीज थी जो कॉमिक बुक रीडर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने लगी, और यहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पुराने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का क्या हुआ। अब यहाँ पर इसी चीज को फिर से ठीक करने के लिए और पुराने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का भी सेंस बनाने के लिए नेशनल कॉमिक्स ने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर काम किया। और फ्लैश के इशू नंबर 123 में बैरी एलन के फ्लैश को जे गैरिक के अर्थ 2 की रियलिटी में टेलीपोर्ट कर दिया, जिससे बेसिकली इस बात का सेंस बन पाया कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और जस्टिस लीग दोनों अलग अलग यूनिवर्स के थे और इनकी कहानियों को अलग अलग आगे बढ़ाया जाने लगा। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका मेन DC यूनिवर्स का हिस्सा कैसे बनी? वेल, उस चीज के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट जिम्मेदार है, जिसे 1985 की क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ भी कहा जाता है, जिसे अगर सिंपली समझाया जाए तो ये बेसिकली एक रेडकॉन इवेंट था, जिसके चलते कई सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड और एलिमिनेट भी किया गया। और इसी दौरान जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका की रियलिटी में एक साथ आकर बस गई। ऑफ कोर्स, अब ये बात आप तो समझ ही चुके होंगे कि अब ये दोनों की दोनों सुपर हीरो टीम्स एक ही यूनिवर्स के अंदर बिलोंग करती हैं। लेकिन बावजूद इनके एक जैसे काम और एक जैसे नाम के भी इनमें बहुत सारे अंतर हैं, जो इन्हें अपने आप में खास बनाते हैं। जिनमें सबसे पहले इन्हें इंट्रोड्यूस करने के बाद इन्हें कॉमिक बुक के अंदर एज अप कर दिया गया और इन्हें बेसिकली नए तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन्स के रूप में स्टैब्लिश किया गया। और ये सुपर हीरो टीम बेसिकली एक तरह का फैमिली इंस्टीट्यूशन है, जहां पर ये पुराने सुपर हीरोज अपने एक्सपीरियंसेस को नए JSA मेंबर्स और अपने डिसेंडेंट्स के साथ बांटते हैं। और JSA के 2007 के इशू नंबर 1 में बैटमैन ने खुद इस बात को समझाया है कि जस्टिस लीग एक्चुअली एक स्ट्राइक टीम है, वहीं पर JSA एक फैमिली। और तो और बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे कई सारे बड़े जस्टिस लीग के मेंबर्स इस टीम के ऑन एंड ऑफ मेंबर रह चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स कॉमिक बुक की जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जस्टिस लीग के आगे थोड़ी छोटी पड़ जाती है और यहाँ पर जस्टिस लीग अपने मेंबर्स को एक्सटेंड करते रहता है।
अब अगर बात करें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और ब्लैक एडम के कनेक्शन की, तो इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जहां पर एक्चुअली ब्लैक एडम का डेब्यू 1945 के द मार्वल फैमिली के इशू नंबर 1 में हुआ था, जहां पर वो कैप्टन मार्वल और उसकी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। बाद में इस बात को कंफर्म किया जाता है कि ब्लैक एडम की बुराई के पीछे मोस्टली उसकी शक्तियों को होल्ड करने वाला उसका होस्ट थियो एडम था। और ब्लैक एडम के खुद को प्रूव करने के बाद 2002 के जेएसए की इशू नंबर 21 में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का मेंबर बनता है, जहां पर वो बेसिकली एटम स्मैशर का बेस्ट फ्रेंड होता है। लेकिन इन दोनों के विचार जस्टिस को लेकर कुछ अलग ही थे और ये दोनों एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाना चाहते थे। इसीलिए जेएसए की इशू नंबर 45 से ये दोनों जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के टीम से बाहर हो जाते हैं और मोस्टली ब्लैक एडम के हृदय परिवर्तन होने और उसके एंटी हीरो बनने के पीछे इसी टीम का एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमें इस मूवी के अंदर भी ऐसा ही फिर से कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ब्लैक एडम को कंटेन करेगी। बात करें मूवी के अंदर जेएसए मेंबर्स के दिखने की, तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में बात कर ही लेते हैं। जहां पर अगर सबसे पहले बात करें आल्डिस होड्स के हॉकमैन की, तो इसकी ओरिजिन कॉमिक बुक के अंदर थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी इसे भी इजिप्ट की पुरानी माइथोलॉजी से जोड़कर देखा जाता है, जहां पर हजारों साल पहले ये इजिप्ट में प्रिंस कुफू के नाम से पैदा हुआ था, जिसे एक थानागेरियन स्पेसशिप से एंथ मेटल मिलता है और यही उसके पावर्स का सीक्रेट बनती है। लेकिन हाथ सेट नाम का एक प्रीस्ट प्रिंस कुफू और उसकी वाइफ शे अरा को श्राप देता है और वो दोबारा जन्म लेते हैं, जहां पर वो अपनी हॉकमैन की लेगेसी को फॉलो करता है। बात करें अगर डॉक्टर फेट की, तो ये कहानी है डॉक्टर केंट नेल्सन की, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और मेसोपोटामियन एक्सपेडिशन में नबू के हेलमेट को खोजते हैं। लेकिन इसी दौरान इसके चक्कर में उनके पिता की जान चली जाती है और नेल्सन पर यहाँ पर तरस खाते हुए नबू हेलमेट के साथ केंट नेल्सन से जुड़ के अपनी मैजिकल एबिलिटी से डॉक्टर फेट का रूप लेते हैं। वहीं पर ब्लैक एडम का बेस्ट फ्रेंड एटम स्मैशर एक्चुअली जेएसए के विलन साइक्लोट्रॉन का पोता है और उसके पास सुपर ह्यूमन एंड ग्रोथ एबिलिटीज हैं। और फाइनली यहाँ पर बात करें साइक्लोन की, तो ये एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर रेड टॉर्नेडो की ग्रैंड चाइल्ड है, जहाँ पर उसे एबिलिटीज अपनी दादी माँ से मिले हैं। तो गाइज ये थी वो सारी की सारी जानकारी जो आपको जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के बारे में जाननी चाहिए। अब देखते हैं इस टीम को लेकर वार्नर ब्रोस के अंदर डीसीयू के लिए क्या विजन है और इनका क्या फ्यूचर आगे होने वाला है। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कि आप जेएसए के बारे में और कौन कौन सी चीजें जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।